तो कल हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, बॉडी टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, और सेल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, और दूस और थोड़े साइकिल्स हैं इसमें। उसमें तो नहीं जाएंगे हम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जानने की कोशिश करें। तो मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ये टर्म बहुत इजी भी है अंडरस्टैंड होने के लिए, लेकिन अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो ये टर्म वास्ट भी है, बहुत डिटेल भी है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब नॉर्मली ये है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं या सांस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ये हर सेल की रिक्वायरमेंट है, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और लाइफ हमारी जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहे। तो ये आम लफ्ज है मेटाबॉलिज्म का, लेकिन जब हम डीप में जाएंगे मेटाबॉलिज्म का मतलब देखने में, तो जो भी हम सांस लेते हैं उसका सेल तक पहुंचने तक क्या चेंजेस आते हैं, या ऑक्सीजन लेते हैं या पानी जो पीते हैं उसको सेल तक पहुंचने में किन चेंजेस, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। या फूड हम खाते हैं, फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। जब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आप खाते हैं, तो ये सेल तक पहुंचने में किन किन चेंजेस को ये देखते हैं। तो ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म में है। तो हर एक फूड का, हर एक टाइप ऑफ फूड का अलग अलग मेटाबॉलिज्म बॉडी करती है। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एक साथ नहीं खाएं। ठीक है, डिफरेंट टाइम ऑफ द पीरियड के बाद खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड में डिफरेंट फूड खाने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि बॉडी को मेटाबॉलिज्म करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, तो बॉडी के ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस गिरेगा। बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम में अगर खाएंगे आप, तो बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट करेगी और इजीली उसको ऑब्जर्व भी कर पाएगी। तो ये बुक के हिसाब से मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं वो जानने की कोशिश करें। मेटाबॉलिज्म में दो फेसेस है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? एनाबॉलिज्म का मतलब ये है कि सिंथेसिस और फॉर्मेशन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हमने खाया, ठीक है, खाने के बाद वो ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्व होके लिवर के पास चलेगा। अब लिवर क्या करेगा, बॉडी के अंदर देखेगा, पैरामीटर्स चेक करेगा कि हर चीज अगर अवेलेबल है तो लिवर उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, लिवर उसको स्टोर करके रखेगा। तो लिवर जो स्टोर करके रख रहा है, अब्जॉर्ब तो किया स्मॉलर पार्टिकल्स ताकि सेल तक पहुंचाया जाए, लेकिन जब ये महसूस हुआ कि अब सब चीजें हैं बॉडी के अंदर, अब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, तो लिवर ने क्या किया, उसको लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके, अब हर एक फूड का लार्जर मॉलिक्यूल अलग होगा। कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर उसको स्टोर करेगा। ठीक है, ताकि जब बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट हो तो फिर उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन में जो कन्वर्शन हो रहा है ये मेटाबॉलिज्म ही है। लेकिन मेटाबॉलिज्म में कौन सा फॉर्म है? एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कौन सा फॉर्म है? एनाबॉलिज्म इसको कहते हैं। यानी कोई भी फूड का पार्टिकल हो, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल से
लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो उसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। जैसा कि अभी एग्जांपल मैंने दिया था कि लिवर क्या करेगा, अगर ग्लूकोज बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज में है और रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो लिवर क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल को लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब रिक्वायरमेंट है आप बॉडी, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, जैसा कि अब हम फास्टिंग है या एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वेटिंग आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होते रहता है। तो बॉडी क्या करेगी उसको, अब जो भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज था, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्ट करने को कैटाबॉलिज्म कहें। स्मॉलर मॉलिक्यूल को लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने को एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो लिवर में ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होते रहता है। ठीक है। तो ऑलरेडी हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा भी था। तो ये कहलाएगा मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको स्टोर करके रखो, रिक्वायरमेंट है तो जो स्टोर किया हुआ है उसको यूटिलाइज करो। यूटिलाइज किस लेवल में होगा, सेल के लेवल पे होगा। यानी सेल की रिक्वायरमेंट क्या है, सेल की रिक्वायरमेंट है बहुत मिनिमल अमाउंट, तो उतना अमाउंट में उसको मिलना चाहिए। तो यही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कब आते हैं, जब लाइफस्टाइल चेंजेस हो। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत लेट क्यूर होते हैं। जैसे डायबिटिक मेलिटस है, डायबिटिक मेलिटस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी जो भी आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट तो हो रहा लेकिन ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सेम हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप बॉडी में थायराइड हार्मोन T3 को रिलीज नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से जो भी आप खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो ये बीमारियां जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। और इसी तरह पॉलीसिस्ट है, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ही आता। यानी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे, जब रिलीज होना है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होता है। ठीक है। और इसमें भी ग्लूकोज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, यानी बॉडी उसको ज्यादा अब्जॉर्ब करने लगे, इसमें वेट गेन होगा। ठीक है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। इसका ट्रीटमेंट जब हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी बॉडी अफेक्टेड है। वो एक चीज़ अगर अफेक्ट होती तो हम उसको जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी है उनको टाइम लगेगा ट्रीटमेंट में। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज कंपलसरी, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, डाइट में मेंटेनेंस रखना, जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वही डाइट देना, वाटर डिहाइड्रेशन ना होने पाए ऐसा कोशिश करना। ये सब चीजें अगर बैलेंस्ड रहेंगी, क्योंकि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल को टाइम पे एनर्जी की जरूरत है, अगर आप टाइम पे नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सिंपल है। सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमें खुले हवा में निकलना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, सनराइज जो सन बाथ उसको मैं कहता हूँ वो लेना चाहिए। तो वो भी सेल के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वाटर, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर। आप लॉ हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें। नेक्स्ट आइए बात करते हैं सेल रेस्पिरेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी आपने खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ऑल ऑल एवरीथिंग वॉट एवर यू विल ईट, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, क्योंकि वो एनर्जी बनाना है। एनर्जी, कुछ एनर्जी स्टोर होंगे, कुछ एनर्जी यूटिलाइज होंगे, कुछ अलग काम में करेंगे, कुछ एनर्जी, बस एनर्जी की जरूरत है बॉडी, कुछ भी फंक्शन करना है एनर्जी की रिक्वायर। तो एट लास्ट
बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका रिजल्ट आप निकालेंगे तो एनर्जी की कमी या एनर्जी की ज्यादती। ज्यादती का मतलब ही कमी है, यानी इनिशियली ज्यादती होगी लेकिन बाद में चल के कमी ही होगी। ठीक है, जैसे अब बहुत ज्यादा हेयर फॉल किसी को हो रहा, तो ये भी बॉडी के अंदर कुछ वीकनेस है। ठीक है, और वीक बॉडी पेन है, ये भी वीकनेस है। डिजीनेस है, ये भी वीकनेस है। तो ये वो सब चीजें एनर्जी की कमी की वजह से होते हैं। तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, जिसमें 6 कार्बन्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन सांस में, जैसा हमने सांस लिया, रेस्पिरेशन लिया, तो उसमें ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, और लिवर से आपको मेटाबॉलिज्म होके ग्लूकोज मिल गया। जब ये दोनों सेल के पास जाएंगे, सेल इसको इनटेक करेगा। इसी को हम कहेंगे सेल रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा। अब अंदर क्या होगा, जैसा ही सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेंगे तो 4 चीजें प्रोड्यूस होंगी। 4 चीजें प्रोड्यूस होंगी, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है वाटर, और एक है एनर्जी एटीपी, और एक है हीट। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा एक्सेल की तरीके से, वाटर यूटिलाइज होगा सेल के अंदर टिश्यू फ्लूइड के जरिए से, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर के टिश्यू फ्लूइड के जरिए से इस्तेमाल होगा एटीपी एनर्जी, यानी सेल के फंक्शन के लिए आपको एटीपी की जरूरत है। हीट, कल बात हुई थी हीट के बारे में, कि बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट की जरूरत है। तो ये कराने के लिए जो मददगार है वो कौन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, हाँ इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकोज सेल के अंदर आना है तो इंसुलिन के बगैर नहीं आ सकता। तो डायबिटीज में क्या होगा, इंसुलिन कम हो जाएगा। ग्लूकोज कन्वर्ट कौन करेगा, लिवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक चीज की कमी हो जाए तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंसुलिन रिलीज होना चाहिए, थायराइड T3 रिलीज करे, लिवर ग्लूकोज रिलीज करे। ठीक है, सब चीजें अगर सही टाइम पे होंगे तो बॉडी के अंदर सेल रेस्पिरेशन होगा। ऐसा रेस्पिरेशन मिलके सेल को एनर्जी मिलेगी। हीट आपका गर्म, टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रहेगा। वाटर क्वांटिटी नॉर्मल रहेगी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हम सेल रेस्पिरेशन। ये देखिए आपका टेम्परेचर बता रहा है, बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं आप, स्लाइड नॉर्मल रेंज 96 to 98.5 है। एक्सरसाइज करे या फिर कुछ भी करे तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये पूरा रेंज है, 101, 102 ओके। फीवर है 102, 103, 104। ये बहुत हाई लेवल फीवर है, ये देख सकते हैं आप। तो ये था आपका सेल रेस्पिरेशन। अब सेल रेस्पिरेशन में 3 साइकिल्स, एक है ग्लाइकोलाइसिस, और एक है क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड उसके बाद है साइटोक्रोम। तो ये 3 साइकिल्स हम लोग देखेंगे। सो 3 साइकिल्स हमें मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, जो सेल रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। एक है साइटोक्रोम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, a 6 carbon glucose molecule is broken down to 3 carbon molecules of pyruvic acids. 2 molecules of ATP are necessary to start the process. The energy this supply is called energy of activation. यानी अब ये प्रोसेस जो शुरू हो रहा है इसको कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें डिटेल ही है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये एनर्जी होगी, एनर्जी की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा था, इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, इफ नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल एज मे हैपन इन मसल सेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, pyruvic acid converted to lactic acid which causes muscle fatigue. If oxygen is present, however, pyruvic acid continues to in the next stage.
तो यहाँ पर देखिए, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिल जाते हैं, मिलते हैं जब सेल के अंदर जाते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, यानी इनकी तोड़ फोड़, इनको अलग सेपरेशन किया जाएगा। ये बिगिनिंग है एनर्जी। ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, इधर के उधर आएंगे, ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर ग्लूकोज के मौजूदगी में होगा, तो इसमें एक एसिड बनेगा, उसको हम कहेंगे पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड ये अपने फॉर्म पे रहेगा। आगे क्या होगा वो देखेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये पायरोविक एसिड जो है कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। अब ये लैक्टिक एसिड क्या है, नुकसान देने वाला है मजल को, नुकसान देने वाला है मजल को, पेन और उसके कमजोरी में मदद करेगा, यानी उसको और कमजोर करने में मदद करेगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन जब दोनों रहेंगे, तो चेंजेस, जब एनर्जी के प्रोडक्शन की चेंजेस जब आएंगे, तो उसमें पायरोविक एसिड जो है वो अपने हालत पे रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब देखिए आगे क्या होता। अब क्रेब्स साइकिल क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे सेल के अंदर, एनर्जी हाउस। अब ये सेकंड स्टेप है, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, पायरोविक एसिड बना। अब उसके आगे क्या है देखिए। पायरोविक एसिड जो है ये converted to carbon dioxide. The first CO2 molecule is removed by an enzyme that contains the vitamin thiamine. This leave it two carbon molecule. अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पायरोविक एसिड है, ये कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कैसे होगा। अब वो यहाँ पे जो साइकिल है वो उसी को बताता है। जब इसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने में अब यहाँ पे बहुत सारे विटामिन की जरूरत है। कन्वर्जन होगा और सेल उसको यूटिलाइज करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने में जो है थायामिन और राइबोफ्लेविन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है। थायामिन और राइबोफ्लेविन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे साइकिल आपकी कंप्लीट होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे बन गया। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा, पायरोविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना जरूरी है। अगर नहीं कन्वर्ट होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड क्या है, नुकसानदेह है बॉडी के लिए। तो कार्बन ग्लूकोज के साथ अगर ऑक्सीजन होगा, तो पायरोविक एसिड अपनी हालत पे रहेगा, वरना लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब उसको कार्बन में बदलने में, एनर्जी प्रोडक्शन सेकंड स्टेज में राइबोफ्लेविन और थायामिन का जरूरत है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है, तो फिर ये सेकंड स्टेप भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड स्टेप क्या है, साइटोक्रोम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या है देखिए, प्रोटीन्स कंटेन आयरन और कॉपर आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स। द पेस ऑफ हाइड्रोजन दैट वन पास ऑफ ग्लूकोज brought the cytochromes by the carrier molecule, each hydrogen or from the, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, यानी यहाँ पर थर्ड पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया आयरन और कॉपर इनके मदद से इनके लिए जरूरी है। ठीक है। इसके जरिए से क्या होता है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बनेगा, फिर एटीपी बढ़ेगा, और साथ में हीट जनरेट होगी। ये सब आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप एनर्जी प्रोडक्शन में कार्बन ग्लूकोज और ऑक्सीजन का होगा। सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा थायामिन और राइबोफ्लाविन की प्रेजेंस में। फोर्थ स्टेप, माइटोकॉन्ड्रिया अब एनर्जी प्रोडक्शन करेगा और हीट जनरेट करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, या वाटर प्रोड्यूस होगा आयॉन्स को इधर इधर करके। ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी यूटिलाइज हो गया। वो एनर्जी क्या होगी, सेल डीएनए आरएनए उसको यूटिलाइज करेंगे अपने फंक्शन के लिए। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आँख का काम है देखना, तो जब तक आप आँख ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं मिलेगा,
वहाँ उसको अपने फंक्शन को नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये देखने को हमें इसके जरिए से मिलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा, वाटर वहीं पे रहेगा, एटीपी न्यूट्रलाइज होगा, हीट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो ये आपके 3 स्टेप्स है सेल रेस्पिरेशन के। हमने मेटाबॉलिज्म को जाना, सेल रेस्पिरेशन को जाना और 3 स्टेप्स को जाना। नेक्स्ट है प्रोटीन्स एंड फैट्स एज एनर्जी सोर्स। अब प्रोटीन और फैट कैसे कन्वर्ट होते हैं? देखिए यहाँ पे कोई कौन से थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लाविन, हाँ, आयरन एंड कॉपर, ये यूटिलाइज होते हैं एनर्जी बनाने में। जब एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी नहीं बनेगा तो उसका मतलब क्या है? राइबोफ्लोविन, हाँ, नियासिन और आपका थायमिन ये कम है बॉडी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स के जरिए से आप फैट्स के जरिए से एनर्जी कैसा मिलेगी के बारे में है। उसके बाद उसके बाद अलग न्यूट्रिशंस क्या है, सिंथेसिस यूज ऑफ फूड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इसका थोड़ा डिटेलिंग है। मेटाबॉलिक रेट के बारे में दिया जा रहा। ठीक है। अब देखें प्रोटीन्स और फैट के जरिए से हमें एनर्जी कैसा मिलेगी। आइए देखते हैं। ये साइकिल भी यहाँ पे पर ये साइकिल उसका नहीं होता। ठीक है। Although glucose is preferred energy source of cells, proteins and fat also contain potential energy and are alternative energy sources in certain situations. प्रोटीन्स जो है आप वो भी एनर्जी के सोर्सेस है, फैट्स भी एनर्जी सोर्सेस है, विटामिन मिनरल्स, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसा कि हमने देखा राइबोफ्लाविन, नियासिन और आयरन है, कॉपर है, ये सब इंटरनली काम आ रहा है, ग्लूकोज बाहर से। तो जब दोनों मिलेंगे तब एनर्जी प्रोडक्शन सही होगा। वैसे ही जिसका जिसका जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें उस चीज़ की जरूरत है। तो अमाइनो एसिड्स ये स्मॉलर फॉर्म, प्रोटीन जो है लार्जर फॉर्म, यानी प्रोटीन से टूट छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे उसको अमाइनो एसिड्स कहेंगे। अमाइनो एसिड को जमा किया जाए उसको प्रोटीन कहेंगे। तो प्रोटीन जो है कैटाबॉलिज्म है, अमाइनो एसिड एनाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये चीज़ देखना है। Excess amino acids, however, those not need immediately for protein synthesis may be used for energy production. In the liver, excess amino acids are de-maintained, deaminated, that is amino group is removed. तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होता है? वो उसको यूटिलाइज किया जाता है एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं है तब उसको क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे। रिक्वायर नहीं है तो स्टोर करेंगे। स्टोर करने से क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग बनेगी, आपके मसल्स ग्रोथ होंगे। ठीक है। ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात, जब अमाइनो एसिड्स हो या कार्बन या फिर ग्लूकोज हो, जब इनको कार्बन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तो मैंने बताया था कि कार ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो वो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड से बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स वो तो ग्लूकोज था जो लैक्टिक एसिड में बदलेगा। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स क्या हुआ? कीटोन्स में बदलेंगे, कीटोन्स बदलेंगे। अगर कीटोन्स ज्यादा हो जाए तो उसको कीटोसिस कहेंगे, जो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है। तो कीटोन बहुत नुकसानदेह है। जब अमाइनो एसिड्स उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा तो ग्लूकोज यूटिलाइज किया जाएगा बॉडी को, जब भी आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो। ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन के यूटिलाइजेशन है। यहाँ देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है। तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ सॉरी फैट एंड प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट। एनर्जी जो है, जो भी हम खाते हैं उसको, जैसा कि लिक्विड है उसके लिए लीटर का बॉडी इस्तेमाल किया जाता है।
और सॉलिड है तो उसके लिए केजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही हमारी एनर्जी को भी मेजरमेंट यूनिट्स दिए जाते हैं जिसको हम कैलोरी कहेंगे या किलो कैलोरीज कहेंगे। ठीक है, एनर्जी को मेजर्ड करने के लिए सी, कैपिटल सी के बाद ये स्मॉलर है। ठीक है, लोअर के सी ये क्या है, कैलोरीज है। के कैपिटल है। ठीक है, तो अगर कैलोरी का मतलब क्या है, एक डिग्री सेल्सियस में अगर आप 1 ग्राम वाटर को अगर उसको हीट टेम्परेचर देंगे तो उसके जरिए से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, इसको हम कहेंगे कैलोरीज। ठीक है, यानी आप खेलेंगे तो आपको 1 मिनट या 1 सेकेंड एनर्जी काम करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो इसको हम मेजर करेंगे कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज। अब कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम का होता है, इसके अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होता है। ठीक है, और 1 ग्राम के प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरीज होते हैं, लेकिन फैट में 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होता है। ठीक है, और 1 ग्राम अल्कोहल में भी 7 किलो कैलोरीज। ठीक है, इसीलिए फैट जो खाते हैं उसमें वेट गेन ज्यादा होता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये चीज मालूम होनी चाहिए थी। तो कैलोरीज, किलो कैलोरीज ये मेजरमेंट यूनिट है आपके एनर्जी सोर्स के। ठीक, अब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ फूड होता है, हम देखते हैं उसमें ग्लूकोज होता है या अमाइनो एसिड प्रोटीन होता है या फिर फैट एसिड होता है या मिनरल्स और विटामिन होता है। इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी अलग अलग सोर्सेस लेती है, जैसा कि या प्रोटीन है, प्रोटीन हमने खाया, डाइजेस्ट हुआ, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, अमाइनो एसिड से कन्वर्ट होने के बाद फिर उसको यूटिलाइज किया जाएगा, यूटिलाइज करके एनर्जी बनाया जाएगा। या तो एनर्जी यूटिलाइज होगी या फिर स्टोर होगी तो बॉडी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इसके अंदर से जो गंदगी निकलेगी वो है यूरिया। और कार्बोहाइड्रेट से जो भी हम खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और उसको एनर्जी सोर्स में इस्तेमाल किया गया। देखिए पायरोविक एसिड है, उसके अंदर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, वेस्ट सब्सटेंस निकल गया। और फैट जब डाइजेस्ट होंगे तो बनेंगी ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में। ठीक है, इनको तोड़ा जाएगा। तोड़ने वाला कौन है, आपका लिवर है। तोड़ने के बाद उसको एनर्जी के सोर्स पे यूटिलाइज किया जाएगा या उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है विटामिन के बारे में भी। ठीक है, विटामिन के बारे में भी यही चीज़। देखिए जो भी हमने प्रोटीन खाया, खाने के बाद उसके अंदर जो एसेंशियल है वो बॉडी बॉडी बाहर से इस्तेमाल करेगी, नॉन एसेंशियल है तो लिवर खुद बनाएगा आपका। तो या तो लिवर उसको स्टोर करेगा एक्सेस फॉर्म में। ठीक है, एक्सेस होगा तो उसको स्टोर करेगा आपके फैट के तौर पर। अगर कम है तो उसको यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका फैटी एसिड है, ग्लूकोज है और विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हेल्पफुल है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जस्ट ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। तो देखेंगे विटामिन, देखिए आप यहाँ पे सोर्स भी दिया गया बहुत अच्छा है, आपको कौन से विटामिन किस फूड में पाया जाता है और क्या फंक्शन का। तो हम आगे क्लास में देखेंगे ये चीज़। तो बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के विटामिन, बॉडी के अंदर बोलो या फिर खाने में जो भी हम खाते हैं 2 टाइप्स के विटामिन। एक है फैट सॉल्युबल है और एक है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल मतलब बॉडी के अंदर अगर फैट होगा वहां पे जाके वो डिपॉजिट होगा, वहां से वो उसका इस्तेमाल होगा। वाटर सॉल्युबल मतलब सीधा डायरेक्ट जाके ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होगा, वहां से उसका इस्तेमाल। बस यही फर्क है। पर वाटर सॉल्युबल आपको डेली रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, वही फैट सॉल्युबल आप अगर खा लेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट जो है स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर सॉल्युबल स्टोर नहीं होगा, वो यूरिन या स्टूल के जरिए से एक्सेस अमाउंट रिलीज हो जाएगा बॉडी से।
इसे वाटर सॉल्युबल आपको डेली रिक्वायरमेंट है, और फैट सॉल्युबल आपको रिक्वायरमेंट जितना बॉडी के अंदर है वो स्टोर भी करेगा। तो इसमें क्या क्या है नाम देख लीजिए बस। विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, विटामिन नियासिन को निकोटिनामाइड कहते हैं, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B12 को साइलोकोबानामाइड कहते हैं, बायोटिन बहुत सुन रहे हैं आजकल, जिसको हेयर फॉल से उसको बायोटिन लेना जरूरी है। तो बायोटिन भी अब देखिए वाटर सॉल्युबल है, फोलिक एसिड है ब्लड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोनिक एसिड है, विटामिन C। तो इतने सारे वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में A D E K है, ठीक है। और मिनरल्स है, मिनरल्स जो है आपकी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस करते लेकिन हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा आयरन क्या कर रहा, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा। कहाँ पर? आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो आयरन में भी जितने टाइप्स हैं आप देख सकते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, आयरन है, आयोडीन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है। ये फंक्शन क्या करते हैं देखिए, जैसे कैल्शियम है, दांतों के लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए जरूरी है। कहाँ पे मिलेगा? दूध में है, चीज में है, योगर्ट में, हर सफी चीज में दिखने को मिलेगा, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है। और इसके लिए जरूरी है विटामिन D। तो ये आपको पूरा टेबल, आप अगर इसको नोट डाउन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर जो कमी आएगी वो फूड लेने से उसको बहुत ज़्यादा फायदा। तो मेटाबॉलिज्म में हम यहीं तक रखते हैं। बस यही था मेटाबॉलिज्म। जो भी हमने खाया वो बॉडी उसको किस तरह डाइजेस्ट कर रही है और सेल के लायक बना रही है, यही मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये चैप्टर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा यूरिनरी सिस्टम।